हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आरआरबी एएलपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ये तीसरा सेट है। ठीक है, इसमें हम जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने वाले जो एग्जाम में जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला ही हमारा प्रश्न है, देखिएगा, तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातुएं। ठीक है, कॉपर एंड जस्ता होता है जिंक, जिंक भी दे सकता है। ठीक है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। कांसा और पीतल से तो बहुत ज़्यादा, और बाकी इनको भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, कांसे और इसमें जो है हमें जो कंफ्यूजन होता है, तो देखिएगा पीतल में जो है कॉपर प्लस जिंक का जो है संगठन होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, और कांसे में जो है कॉपर तो रहता है, साथ में उसके टिन रहता है जिंक की जगह। ठीक है, और इनका जो परसेंट भी आपको ध्यान रखना है। कॉपर का 80% होता है और जिंक का 20% होता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं और क्या क्या है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल रहते हैं, गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन, और जो मोनल मेटल होते हैं उनमें कॉपर निकल फेरस और मैग्नीज रहते हैं। ठीक है, और भी है जैसे रोज मेटल वगैरह। ठीक है, तो इनको ही आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कैल्शियम फास्फेट का जो है आणविक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम फास्फेट का फास्फेट है तो PO4 आएगा। फास्फेट की जब ध्वनि निकलती है तो 4 का जो है हमें जो परमाणु का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Ca2PO4 का होल ट्वाइस इसका आणविक सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है। तो देखिएगा मीथेन से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र ध्यान होना चाहिए। CH4 इसका जो सूत्र होता है। और बायोगैस में सर्वाधिक किसका संगठन होता है, तो ये भी मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको इसका प्रतिशत भी ध्यान रखना है, एग्जाम में मीथेन से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते ही है। ठीक है, तो 60% जो मीथेन का जो प्रतिशत होता है, ठीक है, ये 55 से 65 के बीच होता है। तो एवरेज हम 60 से मान सकते हैं। अगर जो है इसकी जो लिमिट्स में देता है, देन आपको 55 से 65 वाला ही करना है, अगर ऐसे कुछ दिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक होता है विद्युत ऋणता। तो इनमें जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी जो हेलोजन में ये वो भी उसका नाम है फ्लोरीन, एफ से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में तो है क्लोरीन और विद्युत ऋणता में है फ्लोरीन। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो भी यही आंसर होगा। ठीक है, हेलोजन तत्व भी नहीं पूछ के। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है। देखिएगा कोई भी लाइट्स होती है तो उसका जो निर्वात में, यानी कि बीच में कोई भी जो है कण नहीं आए, वो निर्वात होता है। अगर आप सिंपली आप देख सकते हैं, जब किसी प्रकाश के आगे दीवार आ जाती है तो उसकी जो है गति रुक जाती है, कम हो जाती है, इसे भी आप मान सकते हैं। तो निर्वात में जहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वो डायरेक्टली सीधा जाएगा बिना टकराए हुए। तो निर्वात में जो सर्वाधिक जो है चाल होती है, प्रकाश की यह गति होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की कितनी परतों का द्वारा बना होता है। तो 2 परतों से जो है बना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं चित्र लगाना भूल गया। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो है सूत्र होगा। तो नाइट्राइड, तो इसमें जो Mg3N2 इसका सूत्र होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मानव हृदय के ऊपरी जो 2 कक्षक होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। हमें पता है कि 4 चैम्बर वाला जो मानव जो है हार्ट होता है, तो ये 4 चैम्बर है इसके। तो ऊपरी वाले को कहा जाता है आलिंद और नीचे वाले को कहा जाता है नीले। ठीक है, राइट आल्ट्रियम और लेफ्ट आल्ट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो रास्ते के किसी पॉइंट पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप देखिएगा घटती है, स्थितिज ऊर्जा जो है घटती है बिना किसी बाधा के जब गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ZnCl2 का जो आणविक द्रव्यमान इकाई है, तो 137 जो है इसका आणविक द्रव्यमान इकाई होता है। लेकिन आपको कैसे ये निकालना है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो ज़रूरत थोड़ी ना इससे ही जो आपसे पूछा जाए। तो ZnCl2 का ही हम लेते हैं, कैसे जो 137 इसका जो आणविक द्रव्यमान आया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा पहले जिंक है, तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 30 है, और उसका जस्ट दुगुना है जो इसका जो मॉलिक्यूल नंबर होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो 30 का दुगुना 60 होता है, लेकिन इसमें क्या 65 पॉइंट इसका कुछ एक में जो है डायरेक्टली दुगुना ना होगा। जैसे ऑक्सीजन का तो डायरेक्ट दुगुना 8 का दुगुना 16 होता है, लेकिन कुछ एक में जो पॉइंट में वृद्धि होती है, इनके पॉइंट के पीछे भी कुछ होता है, ठीक है। तो उनको ऐड करके इसे 65.5 ये हो जाता है, ठीक है। या 65 आप इसे डायरेक्टली मान सकते हो। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, और 17 दूनी 34, 34 ना होकर इसका जो ये 35.5 होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के जुड़ने के बाद 35.5 ये हो जाता है। और क्योंकि दो इसमें जो परमाणु है तो 2 से हम गुणा करेंगे, तो 35 दूनी 70 और 0.5 और 0.5 71 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 71 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 5 और 1 6, 6 और 7 13, तो 136.5 ये आ रहा है, जिसे हम 137 कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है Zn2 का जो आणविक द्रव्यमान आया, आप किसी भी जो है अणु के लिए निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि जो है एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, संवेग को कर रहा है, संवेग होता है mv, ठीक है, इसको 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा का मान क्या होगा, इससे तुलना भी आप बोल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है, और संवेग होता है p बराबर mv। लेकिन देखेगा यहाँ पर जो mv² है, तो हम क्या करेंगे, m का जो ऊपर नीचे जो है गुणा करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो बटा m लग जाएगा, ठीक है। देन अगर इसको हम 3 गुना करते हैं, यानी mv की जगह हम इसको जो m का स्क्वायर v का स्क्वायर, इसको हम mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको क्या करना, 3 गुना कर देंगे, तो क्या होगा, ये 3 3 9 जो है गुना हो जाएगा, और बाकी वो का वो mv², ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे किसी भी के लिए ये पूछ सकता है, बहुत सारे जो फॉर्मूलों से रिलेटेड इसको जैसे प्रतिरोधकता का पूछ लिया जाता है, इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी हम आगे की जो है क्लास में हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कई प्रतिरोध जो समानांतर में जुड़ते हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं, ऐसे आपने देखे होंगे, ठीक है, मैंने ये जो चित्र भी बनाया हुआ, ठीक है। तो जो है उनका संयुक्त प्रतिरोध जो होता है, तो उनमें से होता है तो न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। मतलब कि अगर जो है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, अगर मानेगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के ये जो प्रतिरोध है, अगर इनका संयुक्त हम जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 ओम से भी वो जो है कम होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है, नहीं कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन में ये तो हमने डायरेक्टली आंसर दे दिया, वरना ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ज़्यादा होगा बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे देखेगा, 1/r इसका जो सूत्र होता है, 1/r इक्विवेलेंट। तो इसमें जो अपोजिट होता है, तो इसका एक का 1/1, ठीक है, ये 1/2 और ये 1/3, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा 6 आएगा। देन 6 + 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 3 9 2 11/6, तो ये 1/r इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, r इक्विवेलेंट निकालेंगे, ब्लैक पेन हम ले लेते हैं, r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 6/11 हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त जो प्रतिरोध इसका, तो 6 में 11 का भाग देंगे तो हम ये जो है दशमलव के बाद आएगा, तो यानी कि वो 1 से कम ही है, यानी न्यूनतम प्रतिरोध है। तो ये तुलना हम कह सकते हैं कि ये न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा। देखेगा तो अगर हम पॉइंट लगाते तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 11 पन्ने 55, तो देखिएगा 0.5 आ रहा है, यानी 58 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। 0.50 आएगा, जो कि 1 ओम से तो कम ही है। तो हम यहाँ से जो सत्यापित कर चुके हैं कि इसका जो संयुक्त प्रतिरोध, जो न्यूनतम जो प्रतिरोध होगा, किसमें, पैरेलल में जब होगा, समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम भी दे सकता है, तो न्यूनतम प्रतिरोध से कम ही होगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कंकाल रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को। जैसे कि कोई भी जो समीकरण होता है, जैसे
A प्लस 2B प्लस C, अगर ये जो अभिक्रिया बना रहा है AB प्लस C बना रहा है मान लो, तो ये कंकाल तंत्र है, ठीक है, कंकाल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है B के, लेकिन यहाँ पर एक ही है। हम इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, फिर A 2 हो गया तो इसको भी दुगुना करेंगे, तो अब ये हुआ संतुलित। इसके अलावा जो समीकरण होता है बिना संतुलित, उसे जो हम कहते हैं कंकाल रासायनिक समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एल्केन को जो हम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन में आता है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये जो संतृप्त आते हैं, एक आता है अति संतृप्त और एक आता है असंतृप्त, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग या बीमारी है, तो रिकेट्स होता है, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है, देखिए देखिएगा नॉर्मल जो बोन्स होती है वो ऐसी होती है, और रिकेट्स की बीमारी में आप कमज़ोर हो जाती है ये हड्डियाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस, ठीक है, नॉर्मल बोन्स और रिकेट्स की बोन्स में, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट है 5 से 8% एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे सिरका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो भार कहा जाता है। देखिएगा हम इसे W से जो डिनोट करते हैं, W फॉर वेट, ये जो mg होता है जो कि नीचे की ओर लगता है किसी भी पिंड पर। देखिएगा यहाँ जो mg जो नीचे की ओर लगता है, ठीक है, भार तभी तो होगा उसका, और भारी जो है बदलता है, ठीक है, नहीं कि द्रव्यमान बदलता है। तो ये गुरुत्व बल रहा G, और ये मास द्रव्यमान पर लगने वाला, ठीक है, तो द्रव्यमान उस पदार्थ का होगा। फिर नेक्स्ट है ठोस, द्रव और गैस दोनों के रूप में पाए जाते हैं, डैश लगा कर यहाँ। तो अधातु, धातु, उपधातु, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो अधातु इसका क्लियर होगा, जैसे कि हम जो वाटर जो ले सकते हैं तो जो है नॉन मेटल ही है, तो ये ठोस में भी पाया जाता है और द्रव में भी, और गैस दोनों तीनों ही जो फॉर्म में जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोरपोइसेस जानवर कौन सी ध्वनि जो उत्पन्न कर सकता है। पोरपोइसेस जो है एक समूह होता है, नहीं ये डॉल्फिन नहीं होता, ठीक है। पोरपोइसेस जानवर जो है पराध्वनि जो है उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका के द्रव्य में, ठीक है। ये आप यहाँ पर जो है फॉर्मूला देख सकते हैं, ग्लूकोज का जो है पायरुवेट में जो विघटन हो रहा है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, देन इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका PDF पाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।